Hello guys, so welcome back. Today we are here with a new subject that is strength of materials. और माय डियर जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और इससे पहले कि हम सोम के बारे में बात करें हम एक और बेसिक टर्म के बारे में बात करेंगे माय डियर जिसका नाम होता है मैकेनिक्स। एंड माय डियर जब मैं मैकेनिक्स की बात करता हूं तो कुछ लोगों का ध्यान जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तरफ चला जाता है। तो मैं आपको बता दूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका बहुत कम वेटेज का एक सब्जेक्ट होता है गेट के अंदर भी आप जानते हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आई एम टॉकिंग जनरली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स, इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मोशन। इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मोशन। अब मैंने आपसे कहा अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है उसको हमें मोशन पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली आप बोलेंगे सर फोर्स लगाना पड़ेगा। सो माय डियर मोशन कोमा फोर्सेस। अब फोर्स होते हैं माय डियर दो तरह की, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। सो माय डियर मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मोशन कोमा फोर्सेस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड देयर इफेक्ट्स एंड माय डियर जब मैं इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं तो ये इफेक्ट्स तीन चीजों पे जनरली हम कंसीडर करते हैं। ये इफेक्ट्स होते हैं नंबर 1 on machines, number 2 on structures and my dear the third one on fluids। जब माय डियर मैं बात कर रहा हूं मशीन्स के ऊपर तो ये काम अलॉट हुआ मैकेनिकल इंजीनियर्स को। जब मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर्स के बारे में ये अलॉट हुआ सिविल इंजीनियर्स को। फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इज अलॉटेड टू 3 ब्रांचेस, मैकेनिकल, सिविल एज वेल एज केमिकल, डिपेंडिंग ऑन देयर एप्लीकेशंस माय डियर। अब माय डियर ये मैकेनिक्स होती है। अब मैकेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं जिनमें सबसे पहला द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ मैकेनिक्स इज माय डियर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। The very first part of mechanics is engineering mechanics, and my dear, when I am talking about engineering mechanics is defined as the study of rigid bodies. It is defined as the study of rigid bodies. एंड माय डियर जब मैं बात करता हूँ रिजिड बॉडीज की तो माय डियर रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसपे फोर्सेस लगने पर उसके अंदर डिफॉर्मेशंस नहीं हो। मतलब फोर्सेस तो लगे बट माय डियर डिफॉर्मेशन नहीं हो। मतलब डिफॉर्मेशन नहीं हो मतलब डिफॉर्मेशन जीरो हो। सो माय डियर ऐसी बॉडीज जिसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होती ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, सच बॉडीज आर नोन एज माय डियर रिजिड बॉडीज। और अगर हम इन रिजिड बॉडीज की बात करें तो मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे आपका माइंड और क्लियर होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लेकर के। जिससे मैंने आपसे कहा मेरे पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग पे मैंने एक फोर्स लगाया जिसकी स्टिफनेस है K। तो आप जानते हो अगर फोर्स F लगाऊंगा तो अगर ये x से डिस्प्लेस हुआ तो आप लिखोगे K into x, x से डिफॉर्म हुआ तो आप लिखोगे K into x। तो माय डियर अगर आप इसको K into x लिख रहे हो यहां से K क्या हो जाएगा? इट इज F by x। अब मैंने कहा भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो स्टडी है रिजिड बॉडीज की, और अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडीज की स्टडी है तो रिजिड बॉडीज का डिफॉर्मेशन जो है वो होता है 0। तो जैसे आप डिफॉर्मेशन को 0 पुट करोगे माय डियर स्टिफनेस हो जाएगी F upon 0। सो माय डियर स्टिफनेस इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट। सो जैसा मैंने आपसे कहा रिजिड बॉडी की पहली डेफिनेशन है ऐसी बॉडी जिसमें फोर्सेस तो लगे पर डिफॉर्मेशन नहीं हो। दूसरी डेफिनेशन है माय डियर रिजिड बॉडीज ऐसी बॉडीज होती है जिनकी स्टिफनेस इनफाइनाइट होती है। सो माय डियर रिजिड बॉडीज की दो डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दी है। पहली ये कि रिजिड बॉडीज की डिफॉर्मेशन 0 होती है, दूसरा ये कि रिजिड बॉडीज की जो स्टिफनेस होती है वो इनफाइनाइट होती है। सो माय डियर दिस इज बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स। माय डियर द सेकंड पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एंड माय डियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का दूसरा नाम है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, इसका तीसरा नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसका चौथा नाम है सॉलिड मैकेनिक्स। बट माय डियर इन चारों से बेहतरीन जो सबसे बेहतरीन नाम इस सब्जेक्ट का है उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जल्दी स्टूडेंट बोलते हैं सर क्या बात कर रहे हो, हमने सोम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड मैकेनिक्स इन सब नाम से टेक्स्ट बुक जनरली देखिए, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी को आप क्यों बेस्ट नेम बोलते हो? तो माय डियर ठीक है मैंने अभी आपको सोम नहीं पढ़ाई है बट कॉलेज के नॉलेज से आप इतना जरूर जानते हो कि एक हुक्स लॉ आता है जो कि पूरी सोम में वैलिड होता है। फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जहां पे आप बार्स की बातें करते हो तो माय डियर वहां बोलते हैं हुक्स लॉ इज वैलिड, PL by E व्हाटएवर द डेरिवेशंस आर हुक्स लॉ इज वैलिड। फिर बेंडिंग पढ़ा हुक्स लॉ इज वैलिड, फिर टॉर्शन पढ़ा हुक्स लॉ इज वैलिड, फिर कॉलम पढ़ा हुक्स लॉ इज वैलिड। जितने भी चैप्टर पढ़े पहले से लेके आखिरी तक बोलते रहे हुक्स लॉ इज वैलिड। माय डियर जब आपने हुक्स लॉ पढ़ा था तो आपने कहा था सर हुक्स लॉ इज डिफाइंड एज, कैसे? आप बोलते थे सर अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इलास्टिक प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो आगे की बात को छोड़ दो, हम पहले वाली बात पकड़ते हैं अप टू इलास्टिक लिमिट।
सो माय डियर, अब जैसा कि आप जानते हो एक डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं जिसके बारे में आप सब फेमिलियर होते हैं। इस तरह का जो डायग्राम आप बनाते हो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, नो डाउट मैंने भी आपको स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में कुछ नहीं बताया, बट इतना बेसिक इंट्रोडक्शन आपको आता है जिसको मैं यूज कर रहा हूं। तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आपको याद होगा कि एक पॉइंट इलास्टिक लिमिट होता है, और इस इलास्टिक लिमिट की मैं अगर बात करूं और मैं बोल रहा हूं कि हुक्स लॉ यहीं तक वैलिड है, एंड माय डियर एक तरफ आप बोल रहे हो हुक्स लॉ सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि सर जो हुक्स लॉ है वो तो पूरी सॉल्व में वैलिड पढ़ा हमने, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक हम पढ़ते रहे हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड। तो माय डियर इफ हुक्स लॉ इज वैलिड तो ऑब्वियस सी बात है माय डियर, अगर हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक वैलिड है तो जितना भी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं अगर उसमें हुक्स लॉ वैलिड है तो उतने टॉपिक में लोडिंग इलास्टिक लिमिट के आगे नहीं जाएगी। सो द बेस्ट नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। एंड माय डियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज बेसिकली डिफाइंड एज इट इज द बॉडी ऑफ जैसे स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी, स्टडी ऑफ दिस इज द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। सो माय डियर डिफॉर्मेबल बॉडीज की जब मैं बात करूं, ऐसी बॉडीज जिसमें डिफॉर्मेशंस हो सकती है, मतलब ऐसी बॉडी जिसमें डेल्टा जीरो नहीं है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, और दूसरी बात अगर डेल्टा जीरो नहीं है माय डियर तो स्टिफनेस भी इनफाइनाइट नहीं होगी, तो इसका मतलब ऐसी बॉडीज की जो स्टिफनेस होती है वो फाइनाइट होती है। सो माय डियर फाइनाइट स्टिफनेस वाली बॉडीज की स्टडी होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब माय डियर अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए कि जो स्टिफनेस ऑफ द बॉडी इज फाइनाइट, और यहाँ पे हमने कहा जो स्टिफनेस ऑफ द बॉडी दैट इज इनफाइनाइट, या डिफॉर्मेशन जीरो या डिफॉर्मेशन नॉन जीरो। सो माय डियर अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल इन दोनों को कवर अप करने के लिए, कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट ये नहीं बता पाते कि ये क्वेश्चन सर मैकेनिक्स से है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से है या सोम से है, दे गेट कंफ्यूज ओवर दैट। सो माय डियर मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। मैंने आपसे कहा देखो ये मेरे पास दो वायर्स है, इन दो वायर्स के साथ मैंने एक रिजिड ब्लॉक टांग दिया, इन दो वायर्स के साथ मैंने एक रिजिड ब्लॉक टांग दिया, और इस वायर के ऊपर मैंने दो पॉइंट ले लिए ए बी, और इस ब्लॉक के ऊपर भी दो पॉइंट ले लिए सी और डी। एंड माय डियर अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा दिया एफ। अब जब मैंने इस ब्लॉक के ऊपर एफ फोर्स लगाया तो ये जो ब्लॉक है माय डियर, ये ब्लॉक जो है ये नीचे आ गया और ये ब्लॉक यहाँ रीच कर गया, द ब्लॉक रीचेस ऑनटू द न्यू पोजीशन। जब ये ऐसा है तो मैंने देखा कि सी और डी के अंदर जो पहले डिस्टेंस था वो एक्स था, और अब जब कोरेस्पोंडिंग पॉइंट सी डैश और डी डैश हुए इन दोनों के बीच का भी जो डिस्टेंस था वो एक्स था। मतलब जब ये ब्लॉक ऐसे मूव किया तो इसके जो दो पॉइंट्स है कोरेस्पोंडिंग उनमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये जो बॉडी थी ये रिजिड बॉडी थी। अब माय डियर मैंने आपसे कहा जब ये फोर्स लगाया, ये ब्लॉक जब यहां से आया तो ऑब्वियस सी बात है जो वायर की लेंथ पहले एल रही होगी वो वायर की लेंथ अब एल से बढ़कर, क्योंकि वायर यहां तक आ गई होगी, एल प्लस डेल्टा हो गई होगी। एंड एट द सेम टाइम माय डियर जब ये वायर की लेंथ बढ़ी है तभी तो ब्लॉक नीचे आ पाया है, तो जो लेंथ पहले एल थी वो एल से एल प्लस डेल्टा हो चुकी है। तो माय डियर अगर आप ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक इतने डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ है, और वायर को देखें तो वायर की लेंथ एल से हो गई एल प्लस डेल्टा। सो माय डियर जो ब्लॉक हुआ है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो वायर हुई है उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि वायर के कॉरेस्पोंडिंग जो ए और बी पहले पॉइंट थे, अब अगर ए डैश और बी डैश आप लेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब पहले वाला नहीं रहा होगा, वो चेंज हो चुका होगा। सो माय डियर वायर्स डिफॉर्म हुई है और ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ है। सो माय डियर पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सोम में डिफरेंस यही है। दिस इज व्हेन आई एम मूविंग समटाइम्स इट इज डिस्प्लेसमेंट, और अगर मुझे ऐसे किसी ने पकड़ के दोनों साइड से खींच दिया तो अब जो होगा माय डियर वो डिफॉर्मेशन है। और आप बता सकते हैं ये चीज देख कर ही कि दर्द किसमें होगा, डिफॉर्मेशन में या डिस्प्लेसमेंट में। तो ऑब्वियसली माय डियर दर्द डिफॉर्मेशन में छुपा है, तो उसी दर्द को पढ़ना ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसी दर्द की स्टडी करना, किसी भी मेंबर के किसी भी फाइबर पे आने वाली लोडिंग के कारण जो स्ट्रेस या दर्द आप मेजर करते हैं, यही सोम का टारगेट है कि किसी भी फाइबर के दर्द का पता लगाना। दर्द यहाँ पर स्ट्रेस के लिए बोल रहा हूं मैं। सो माय डियर आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा हम बात करते हैं रोटेशन, जैसे ये एक बॉडी है, मैंने इस मार्कर को ऐसे घुमा दिया, ये रोटेशन है। So my dear rotation, ये rotation, this is rotation. So if I am rotating, this is rotation. So my dear, the study of rotation comes under engineering mechanics. अब यही अगर मैं इस बॉडी के एक पार्ट को पकड़ करके ऐसे ट्विस्ट कर दूं, या फिर मैं बोलूं जैसे मेरा हाथ किसने पकड़ा और ऐसे मोड़ दिया, अब माय डियर ये जो है ना ये है ट्विस्टिंग और टॉर्शन कम्स अंडर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो माय डियर आप जानते हो घूमने में मजा है और ट्विस्टिंग में दर्द है। सो माय डियर दर्द की जो स्टडी है वही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। तो माय डियर डिस्प्लेसमेंट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, deformation is SOM, rotation is engineering mechanics, torsion is SOM, and my dear similarly you can
यू कैन डिसाइड कि जो आप पढ़ रहे हो वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है या वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। सो माय डियर, अगर आपकी चिंता इस रिजिड ब्लॉक को लेकर है तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, और अगर आपकी चिंता इन धागों को लेकर है, इन स्ट्रिंग्स को लेकर है जो कि एल से एल प्लस डेल्टा हो गए, डिफॉर्म हो गए, सो माय डियर एंड एट दैट इंस्टेंट आपकी स्टडी जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। नो डाउट इसमें आप चाहे कुछ भी मानकर आंसर करेंगे तो वो दोनों सेम ही आएंगे, क्योंकि जितना ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ उतनी ही वायर डिफॉर्म हुई है। बट माय डियर, चिंता अगर ब्लॉक की है तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, और चिंता अगर वायर की है तो माय डियर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे हो। एंड माय डियर, एट द सेम टाइम नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स इज फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड माय डियर, अब अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो इट इज द स्टडी ऑफ फ्लोएबल बॉडीज। अब फ्लोएबल बॉडीज क्या होती है? ऐसी बॉडीज जो फ्लो कर पाए आर नोन एज फ्लोएबल बॉडीज। तो ऐसी बॉडीज की स्टडी माय डियर कहलाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। ऐसी बॉडीज व्हिच कैन फ्लो, द स्टडी इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड माय डियर, जो फ्लोएबल बॉडीज होती हैं इसके अंदर बॉडीज दो टाइप से कैटेगराइज है। एक को हम बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, और दूसरे को हम बोलते हैं माय डियर इनकंप्रेसिबल। जब मैं कंप्रेसिबल बोल रहा हूं माय डियर, तो कंप्रेसिबल बोलते हैं इनकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, इनकंप्रेसिबल बोलते हैं इनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। कंप्रेसिबल में माय डियर आ जाते हैं गैसेस, और इनकंप्रेसिबल में आ जाते हैं लिक्विड्स। सो माय डियर, दिस इज हाउ मैकेनिक्स इज क्लासिफाइड। और अभी जैसे मैं जो आपको बता रहा हूँ, जैसे स्टिफनेस के बारे में मैंने आपको बताया, तो आगे चलकर हम बहुत सारे अच्छे चीजें जैसे आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सारी चीजें, मटेरियल साइंस, इनको जाकर के प्रॉपर्टी से लिंक करना भी सीखेंगे। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। अब माय डियर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को एक बार और क्लासिफाई करते हैं, और इस डिफरेंस के बाद, ये जो हमने इंट्रोडक्शन देखा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो लेट अस डिस्कस नाउ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। सो माय डियर, अभी हमने देखा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और हमने देखा था जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होती है उसको हम जनरली रेफर करते हैं जैसे इट इज द स्टडी ऑफ रिजिड बॉडीज। अब माय डियर, जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें, इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ रिजिड बॉडीज। जब हम स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी जो है दो तरीके से हो सकती है। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है स्टैटिक्स, सेकंड पार्ट इज डायनामिक्स। तो अगर हम बात करें स्टैटिक्स की, अगर हम रिजिड बॉडी को रेस्ट पे स्टडी करें, इफ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिजिड बॉडीज एट रेस्ट, सो रिजिड बॉडीज एट रेस्ट, दिस स्टडी इज नोन एज स्टैटिक्स। और जब ये रिजिड बॉडी हम मोशन में स्टडी करते हैं, रिजिड बॉडी इन मोशन, तो माय डियर ऐसे केस के अंदर हम इसको डायनामिक्स बोलते हैं। तो अगर रिजिड बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक्स, रिजिड बॉडी मोशन में है तो डायनामिक्स। एंड माय डियर, अब रिजिड बॉडी अगर रेस्ट पे है तो देखो उस पे फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे भी उसका नंबर ऑफ फोर्स इस तरीके से लगे, नेट फोर्स 0, ये भी फिजिबिलिटी है। सो माय डियर, अब अगर हम बात कर रहे हैं डायनामिक्स की, तो ये तय है कि फोर्सेस लगे हुए तभी मोशन है, और अगर फोर्सेस लगे हुए हैं तो उसकी स्टडी हम फोर्सेस को कंसीडर करते हुए भी कर सकते हैं, फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हुए भी कर सकते हैं। अगर हम ये स्टडी फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हुए करते हैं तो ऐसी स्टडी को हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। एंड माय डियर, अगर हम इसको फोर्सेस को कंसीडर करते हुए करते हैं तो ऐसी स्टडी को हम काइनेटिक्स बोलते हैं। इवन कुछ लोग काइनेटिक्स और डायनामिक्स को एक ही समझते हैं, जैसे स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। सो डायनामिक्स एंड काइनेटिक्स, सम पीपल फील्स दे आर सेम। मैं आपको पहले बता दूं, हमने थ्योरी ऑफ मशीन्स को आप देख रहे थे तो वहां भी इंट्रोडक्शन में सारी टर्म्स कुछ आई थी। तो ऑब्वियस सी बात है माय डियर, जब इन डिजाइन के सब्जेक्ट का यूज होगा तब इन सारी चीजों से ही शुरुआत होगी। इंट्रोडक्टरी चैप्टर में ये चीजें होनी है, क्योंकि बिना इसके हम चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सकते। तब तक हमें टारगेट ही नहीं पता सब्जेक्ट का, डिफरेंशिएशन नहीं पता सब्जेक्ट्स का, तो तब तक हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। तो इसलिए दैट इज, मतलब इसको आप समझे जरूरी है, इसलिए हम इस चीज को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। तो चाहे थ्योरी ऑफ मशीन्स, तो इवन जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब ये चीजें फिर इंट्रोडक्शन में रिपीट होनी है। यस, आफ्टर इंट्रोडक्शन यू विल लर्न something new. So my dear, if you are talking about kinematics and if you are talking about kinetics, तो फोर्स तो माय डियर दोनों में, क्योंकि डायनामिक्स है तो फोर्स है, मोशन है तो फोर्स ऑब्वियसली है। बट माय डियर, काइनेमेटिक्स में फोर्स का नाम लेना अलाउड नहीं है। मतलब जो कोज है मोशन का, उसके बारे में बात नहीं करनी है। मोशन की बात करनी है, उसके कोज के बारे में बात किए बिना। सो माय डियर, कहने का मतलब है कि यहाँ फोर्स का नाम लेना अलाउड नहीं है। फोर्स यहाँ है पर नाम लेना अलाउड नहीं है, जबकि यहाँ पर फोर्स भी है, उसका नाम लेना भी अलाउड है। अब माय डियर, दोनों में डिफरेंस अगर आपको समझना है तो मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पर दिया करता हूँ। जैसे इंडिया में देयर आर सम स्टेट्स व्हिच आर नोन एज ड्राई स्टेट, लाइक गुजरात, तो ड्राई स्टेट कहलाता है। कुछ अदर स्टेट्स जिनको ड्राई स्टेट नहीं बोलते हैं, जैसे हरियाणा है,
दे आर नो ड्राई स्टेट्स। अब ड्राई स्टेट का मतलब होता है, आप जानते हैं ऐसी, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ड्राई स्टेट, आप बोलोगे सर जहां पर अल्कोहल नहीं मिलता, बट आई विल से नहीं, आप सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ड्राई स्टेट है वहां पे शराब नहीं मिलती, इसका मतलब है ड्राई स्टेट में शराब बेचना लीगल नहीं है, बट यू नो इलीगली चीजें चलती हैं। सो माय डियर, फोर्स यहां भी है, फोर्स यहां भी है, पर यहां नाम लेना अलाउड नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ड्राई स्टेट में शराब बेचना लीगल नहीं है, तो नाम लेना अलाउड नहीं है। और यस डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, फोर्सेस है तो उसको नाम नहीं ले सकते, तो अगर नाम नहीं ले सकते तो इसको पढ़ेंगे कैसे? वी स्टडी काइनेमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ टूल्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क। एंड माय डियर यू नो वेलोसिटी इज ds by dt, acceleration is dv by dt and jerk is da by dt, rate of change of acceleration with respect to time। और मैं पहले ही जर्क के बारे में आपको बता चुका हूं, जर्क का पिक्चर में आते हैं, क्या होते हैं जर्क, बेसिकली वो सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो माय डियर, अगर हम बात करें, यस बट मे बी सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट सीन द लेक्चर ऑफ टॉम, सो आई एम रिपीटिंग दैट जर्क क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जर्क जनरली झटकों को बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, आप जब कभी-कभी हम अपने दोस्तों को स्टंट दिखाने के चक्कर में व्हाट वी डू इज, अपनी गाड़ी, बाइक जो एक्टिवा होती है या बाइक होती है, उसको हम चलाने के बिना ही एक्सेलरेटर को घुमा देते हैं, वो झटके से लगते हैं हमें। दोस थिंग्स आर नोन एज बेसिकली, वो जर्क है, वो वाइब्रेशंस है। एंड माय डियर, ये जो जर्क और वाइब्रेशंस है, इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और हार्ट इज आल्सो हैविंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एंड यू नो व्हेन रेजोनेंस अकर्स व्हाट कैन हैपन, डेफिनेटली ऑन रेजोनेंस, और इफ रेजोनेंस अकर्स तो एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली जब बढ़ जाता है तो उसके कारण देयर आर चांसेस कि जब रेजोनेंस हो जाए, देयर आर चांसेस कि हार्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस जर्क्स अगर मैच कर जाती है, देयर आर चांसेस यू मे इमीडिएटली मे हैव हार्ट अटैक। यस डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। सो माय डियर, इसलिए जब भी ऐसा कुछ करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीजों का। जर्क बहुत ही खतरनाक चीज होती है। सो माय डियर, दिस इज नोन एज जर्क। अब अगर हम बात करते हैं काइनेटिक्स की माय डियर, तो काइनेमेटिक्स में जैसे मैंने आपसे बोला, दिस इज विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेस, इट इज विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेस। और अगर हम काइनेटिक्स की बात करते हैं, दिस इज कंसीडरिंग फोर्सेस, फोर्सेस को कंसीडर करते हुए, दिस इज कंसीडरिंग फोर्सेस। एंड माय डियर, जब हम बात करते हैं काइनेटिक्स और डायनामिक्स, जैसे मैंने कहा कुछ लोग इसको तीन पार्ट्स बोलते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, या फिर स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो माय डियर, जब हम काइनेटिक्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पर फोर्स का नाम लेने अलाउड है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही अपने आप में इनफ है। तो आप लिख देते हो F इक्वल्स टू m इनटू a, और ये एक्सेलरेशन दोनों जगह प्रेजेंट है, ये चिक चिक कर बोल रहा है कि फोर्स दोनों जगह है। पर अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप बोल सकते हैं कई दूसरे शब्दों में मास यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए ऐसा होता है कि जो भी डायनामिक्स की टर्म्स होती है या काइनेटिक्स की टर्म होती है, उनमें से मास अगर हटा दिया जाए, मतलब मास से डिवाइड कर दे, दे बिकम्स काइनेमेटिक। जैसे मैंने आपसे कहा, एक टर्म हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी, डायनामिक विस्कोसिटी, और अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी से, तो दोनों का केजी केजी कट जाएगा, और जो टर्म आएगी उसको बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। फोर्स आप जानते हो m इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन को आप काइनेमेटिक फोर्स बोल सकते हो, वेलोसिटी को काइनेमेटिक मोमेंटम बोल देते हो। तो किसी भी डायनामिक टर्म को मास से डिवाइड करके इट बिकम्स काइनेमेटिक इन जनरल। सो माय डियर, दिस इज सम बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और विद दिस इंट्रोडक्शन नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। ये इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। और माय डियर, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ कंटेंट्स की बात करेंगे हम कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर फर्स्ट चैप्टर से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। ये कंटेंट सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं और क्या क्या वेटेजेस होते हैं, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारी चीजें आपको बताने के लिए है। सो माय डियर, लेट अस डिस्कस द कंटेंट्स एंड देखते हैं क्या होता है। So my dear, let us see the contents which we are going to study in strength of material। देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले। अगर हम contents की बात करते हैं तो सबसे पहले we are going to study a chapter that is loads and its effects। अब माय डियर, ये जो टॉपिक है आपको टेक्स्ट बुक्स में जनरली नहीं मिलता है, आपके सिलेबस में भी ऐसा सच कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे इवन डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही है, बल्कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आगे आने वाले चैप्टर्स में जो है वो इससे जरूर लिंक करते हैं। इस चैप्टर का यूज होगा इवन जब आप मशीन डिजाइन पढ़ोगे, या मैं बोलूं अगर आप जब पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स वगैरह, तो भी इस चैप्टर का यूज होगा, स्ट्रक्चर्स के अंदर भी यूज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोड्स एंड देयर इफेक्ट्स। इसमें हम टाइप्स ऑफ लोडिंग की बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बेस पर कपल्स क्या होते हैं वो सीखेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं फोर्सेस के, कि एक फोर्स किस तरह का होता है, किस तरह का बिहेव करता है वो दूसरी ज्वाइंट बॉडी के लिए, वो सब हम यहाँ पर देखते हैं। एंड माय डियर, नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इज गोइंग टू बी सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। एंड माय डियर, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स,
तो यहाँ पर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस, और बहुत सारी बेसिक चीजें बार्स की कंप्लीट स्टडी माय डियर इसके अंदर आती है। और जब ये पूरी स्टडी हम कंप्लीट करेंगे तो इसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, जैसे रेजिलेंस क्या होता है, टफनेस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है, वो सारी चीजें माय डियर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। बार्स इन सीरीज, बार्स इन पैरेलल, इलास्टिक कांस्टेंट, ये सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं। एंड माय डियर ये पढ़ने के बाद हुक्स लॉ इवन जो हमने बात करी, हुक्स लॉ का रियल फॉर्म जो था वो मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आप जो जानते हैं बहुत ही एक मतलब कंक्लूजन है वो हुक्स लॉ का अप टू इलास्टिक लिमिट्स। ऐसे हुक्स ने जो कहा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फॉर्म में था, तो वो मैं आपके सामने रखूंगा, रियलिटी क्या थी उसके रिगार्डिंग। सो माय डियर इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो होगा इसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। एंड माय डियर आप ये मान सकते हैं कि जो ये थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन जब मैं लिख रहा हूं तो इन दोनों टॉपिक से मिलाकर के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है कि इससे आएंगे ही आएंगे। एंड माय डियर आफ्टर दैट द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी प्योर बेंडिंग। अब अगर हम यहाँ प्योर बेंडिंग की बात करें तो इट इज आल्सो नोन एज बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। एंड माय डियर आफ्टर प्योर बेंडिंग वी आर गोइंग टू सी प्योर टॉर्शन। एंड जब हम टॉर्शन, सो माय डियर नेक्स्ट वन इज प्योर टॉर्शन। और जब हम बेंडिंग और टॉर्शन की बात कर रहे हैं तो माय डियर जनरली इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। जनरली इसको बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स और इसको टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस इन सर्कुलर शाफ्ट्स के लिए नाम से जाना जाता है। एंड माय डियर टॉर्शन में हम रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की स्टडी करेंगे, जबकि बेंडिंग में जो हम स्टडी करेंगे वो अदर क्रॉस सेक्शंस पर भी वैलिड रहेगी। तो ये जो स्टडी है वो बीम्स के रिगार्डिंग है, ये शाफ्ट्स के रिगार्डिंग है, दोनों ही माय डियर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इन जनरल चांसेस रहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादातर बेंडिंग से आता है, मैकेनिकल में ज्यादातर टॉर्शन से। बाकी आजकल ऐसा कुछ नहीं है, टॉर्शन से सिविल में आता दोनों के लिए, दोनों के सिलेबस में, बट मेजरली जैसा मैंने आपसे बताया। एंड माय डियर जहां ये कंप्लीट होगा देन वी विल गो टू स्प्रिंग्स, डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग्स हम देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ प्योर टॉर्शन उसमें यूज होगी, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। एंड माय डियर आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। वी विल गो फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। एंड माय डियर आफ्टर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स देन वी विल गो फॉर बेसिकली थ्योरीज ऑफ फेलियर्स, थ्योरीज ऑफ फेलियर्स। एंड माय डियर जब मैं बात कर रहा हूं यहां से क्वेश्चन आता है श्योरिटी, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन एंड थ्योरी ऑफ फेलियर्स, यहां से भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी श्योर रहती है। थ्योरीज ऑफ फेलियर माय डियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन डिजाइन का पार्ट है, सिविल इंजीनियरिंग में सॉम का पार्ट है, तो हम यहां पढ़ेंगे डेफिनेटली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ही, ताकि सिविल इंजीनियर्स को भी फायदा हो इस चीज का। एंड माय डियर क्योंकि कोर टॉपिक रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, 2016 में सिविल में ऐड हुआ है, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शुरू से पार्ट रहा है, बेसिक पार्ट है, और हमेशा क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डिजाइन के साथ बेसिकली जोड़ता है माय डियर, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय डियर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, थ्योरीज ऑफ फेलियर, इन दोनों से मिलाकर भी एक क्वेश्चन जनरली आता है। इसके बाद माय डियर हम पढ़ेंगे कुछ थिन सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स के बारे में, थिन सिलेंडर्स एंड स्फीयर। अब इसमें मैंने एक हेडिंग नहीं लिखी है, क्योंकि थ्योरीज ऑफ फेलियर की एप्लीकेशन में माय डियर हम फटीग लोडिंग और डिजाइन ऑफ शाफ्ट को भी डिस्कस करते हैं, तो उनको मैं अलग से चैप्टर के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, इसी के पार्ट में लिख रहा हूं। वी आर गोइंग टू डील विद दीस टू चैप्टर्स आल्सो जस्ट आफ्टर थ्योरीज ऑफ फेलियर, दैट इज फटीग लोडिंग, just an introduction, and once again I will say it is again a part of machine design for mechanical peoples, for civil it is a part of strength of material. Then my dear after fatigue loading we will see a design of shaft. जब my dear design of shaft की हम बात कर रहे हैं, ये भी एक एप्लीकेशन पार्ट हो जाता है। अब थिन सिलेंडर एंड स्फीयर्स पढ़ने के बाद माय डियर ये सेकंड फॉर्मेट जो है, सेकंड पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट आप मान सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट होता है जनरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेकंड पार्ट। देन वी विल मूव ऑन टू द एसएमडीज एंड बीएमडीज, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और इसके बाद हम 11th की बात करें तो दिस इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। सो माय डियर कहने का मतलब ये है कि हम अलग अलग मेंबर्स की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम बार्स को पढ़ते हैं, यहाँ पे हम बीम और सर्कुलर शाफ्ट को पढ़ते हैं, या फिर से बीम की स्टडी है, फिर से क्यों पढ़ते हैं उसका भी जिक्र मैं करूंगा, रीजन देते हुए कि एसएमडी बीएमडी और डिफ्लेक्शन दोनों अलग टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ ग्रेट डिटेल माय डियर। और बहुत कुछ आप ऐसा जानेंगे जो आप पहले से नहीं भी जानते हैं, और वैसे भी आपके लिए हेल्पफुल होगा इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। So my dear, after deflection, then we will go for column and struts. अब मैं आपको ये भी बता दूं, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो देयर आर मोर चांसेस कि यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर रहता है एसएमडी बीएमडी प्लस डिफ्लेक्शन से। और कॉलम एंड स्ट्रट, थिन सिलेंडर एंड स्फीयर, और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, इन सब से मिला के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, दैट डिपेंड्स। सो माय डियर कॉलम्स एंड स्ट्रट्स, यहाँ पे हम कॉलम की स्टडी करेंगे,
कोलम स्टडी जरूर मैंने लिखा है, पर मेजर स्टडी हमारी कोलम की है। बाउंड्री कंडीशंस कौन कौन सी होती है, कैसे एक्ट करती हैं, वो सारा डिस्कशन माय डियर यहाँ पे होने वाला है। और कोलम स्टड्स के बाद देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स, शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स। और इसके बाद माय डियर एक नया टॉपिक जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है 2016 में ही, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी एंड इंपैक्ट लोडिंग। स्ट्रेन एनर्जी एंड इंपैक्ट लोडिंग इंजीनियरिंग सर्विस में पहले से था, अब गेट में भी है। तो माय डियर एक नया टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, इंपैक्ट लोडिंग क्या होती है। देन वी आर गोइंग टू सी शियर सेंटर। अब मैं शियर सेंटर की अगर बात करूं तो माय डियर ये जो है ये टॉपिक सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं है, ओनली इट इज इन सिविल इंजीनियरिंग, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट बहुत छोटा सा टॉपिक है शियर सेंटर। कन्वेंशनल के लिए ज्यादा मतलब आने के चांस होते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ही रेयर, आज तक इतिहास में 2 ही बार पूछा गया है क्वेश्चन। देन माय डियर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रॉपर्टीज टेस्टिंग। और ये जो टॉपिक है माय डियर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल में नहीं है, और ये टॉपिक बहुत रेयर जगह ही पढ़ाया जाता है, बट माय डियर जब से ये ऐड हुआ है हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है, और हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। हर एक प्रॉपर्टी की टेस्टिंग को देखेंगे, हार्डनेस के 6 टेस्ट देखेंगे, टफनेस के 2 टेस्ट देखेंगे, हार्डनेबिलिटी का टेस्ट देखेंगे। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, जो भी इंजीनियरिंग की जो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उन सब की टेस्टिंग का यहाँ पे जिक्र होगा। सो माय डियर ये जो मिसलेनियस ये जो सारी चीजें हैं, ये वाली पार्ट, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन, ये 4 श्योर है। सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ से 2 भी आ जाते हैं, कभी कभी डिफ्लेक्शन से ही 2 आ जाते हैं। वेटेज की बात करूं माय डियर, जनरल वेटेज बता रहा हूँ, पिछले 3 या 4 साल से अगर आप देखोगे तो सोम ज्यादा आ रही है, अदरवाइज इसका वेटेज 8 to 10 मार्क्स रहता है। और जनरली बोला ही जाता है कि 6 to 8 मार्क्स फॉर मैकेनिकल, 8 to 10 मार्क्स फॉर सिविल, क्योंकि थ्योरी ऑफ फेलियर का वेटेज जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन डिजाइन में काउंट होता है। सो माय डियर इसलिए सोम के लिए 6 to 8 मार्क्स बोला मैंने, और 8 to 10 इज फॉर सिविल इंजीनियरिंग। सो 6 to 8, बट आप इन जनरल अगर बात करें तो 8 to 10 ही बोल सकते हैं अगर थ्योरी ऑफ फेलियर को यही कंसीडर करते हैं तो। एंड माय डियर वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि ये जो मैंने वेटेजेस बताई ये जनरल वेटेज है, अदरवाइज अगर आप पुराने सालों में देखेंगे, पिछले 2-3 साल में 12 से 14 नंबर तक की भी सोम आई है, 12 to 14 मार्क्स की भी सोम आई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में। एंड माय डियर बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की गई है और क्वेश्चंस आते रहे हैं। एंड माय डियर वी आर गोइंग टू डील विद द थिंग्स एट दैट लेवल ओनली, ताकि कुछ भी पेपर में आए आप उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। बट उसके लिए आपको डेफिनेटली लेक्चर्स को कंटिन्यू देखना है और कंटिन्यू स्टडी करनी है, और इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेशंस की शीट्स मिलेंगी वो करते हुए अच्छे से टेस्ट सीरीज देते हुए चलना है। तो दिस इज माय प्रॉमिस इन दिस सब्जेक्ट और इन एनी सब्जेक्ट, आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जस्ट फॉलो द लेक्चर्स केयरफुली एंड ऑल्सो मेक गुड नोट्स। एंड माय डियर विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक लोड्स एंड इट्स इफेक्ट। पहले मैं लोड्स को डिफाइन करूंगा, फिर लोड्स की क्लासिफिकेशंस देखेंगे, एंड माय डियर फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो दिस वाज अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। इसको बहुत डिटेल में भी हम देखने वाले हैं और बढ़ेंगे आगे। एंड माय डियर बहुत अच्छे से हम कुछ प्रॉपर्टीज को भी डील करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि जैसे आप पढ़ते आए थे अब तक, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स, ये सब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है। आप प्लस टू में जब पढ़ते थे आपको भी लगता था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, और मैकेनिकल वाले तो अभी भी मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और एवरेज नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है। तो ये सारी चीजें माय डियर प्रॉपर्टी से लिंक करके मैं आपको दिखाऊंगा, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट फील ऑफ द सब्जेक्ट। तब आपको समझ आएगा कि फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कितना गहरा कॉम्बिनेशन है। और यही रीजन है कि फिजिक्स हम पढ़ के आते थे, कहा भी जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स इज द बेस्ट। सो माय डियर ऐसा बोला जाता है, मैथमेटिक्स फर्स्ट स्टेप है, फिजिक्स दूसरा एंड इंजीनियरिंग इज द थर्ड वन। सो माय डियर डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शो यू दैट रिलेशन एंड यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट। और कोई भी दिक्कत है तो आप डाउट पूछ सकते हैं इन एनी क्वेश्चन, इन एनी केस, इन एनी टॉपिक यू कैन आस्क द डाउट। ओके, चलिए मिलते हैं फिर।